हेलो एवरीवन। मैं पल्लवी शर्मा शिखरम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी तक हमने अपने साइंस का फिजिक्स पार्ट, जो फिजिक्स वाला सेगमेंट था, वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें एक एक पॉइंट पे मैंने आपको बताया कि कौन कहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आने हैं, कैसे डायग्राम बनाना है, कहाँ पे हमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन पे फोकस करना है, एवरीथिंग। अब आपका काम है कि आप उसको रिवाइज करें और जो भी जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी रे डायग्राम्स थे, स्पेशली उसकी प्रैक्टिस करें। आज से हम साइंस का एक नया पार्ट, नया सेगमेंट चालू करने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी। अब बायो जो है वो भी काफ़ी वाइड है, इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी टाइम लेगी आपको समझने के लिए, और इसका मार्किंग भी स्कीम जो है आपकी 10th की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें इस बायो से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बायो में से हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 5, दैट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस। अब सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बायो क्या है। जैसे फिजिक्स में मैंने आपको बताया था, फिजिक्स क्या है? नेचर की स्टडी। फिजिकल मतलब नेचर, जो चीज हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, हमने उसमें फिजिक्स में हमने नेचर की स्टडी करी थी। अब व्हेन वी टॉक अबाउट बायो, जब हम बायो की बात करेंगे दैट इज बायोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, बायो मतलब लाइफ। जब हम लिविंग थिंग्स, लाइफ के बारे में, वो कैसे जीते हैं, उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो एटमॉस्फेयर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अडेप्टेबिलिटी क्या रहती है कि वो अपने आप को कैसे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, दैट इज ऑल अबाउट बायोलॉजी। क्लियर है इतनी चीजें? बायो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिविंग थिंग्स रिलेटेड चीजें, दैट इज लाइफ। अब लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस से आप क्या समझते हैं, इसको समझते हैं पहले। लाइफ प्रोसेसेस मतलब होता है कि हम जब भी डेली एक्टिविटीज करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, स्टडी कर रहे हैं, इनफैक्ट जब हम सो भी रहे हैं तो भी हमारी बॉडी है कहीं ना कहीं एक्टिव है। इन द सेंस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं जा रही है। चीजें क्लियर है? वो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रही है, और वो हमें हेल्प कर रही है कि हम अपने जो डेली रूटीन है, डेली एक्टिविटीज है, उसको अच्छे तरीके से कर सकें। चाहे जब हम सोते भी है ना, तो भी हमारी लाइफ जो बॉडी है फंक्शन करती रहती है कुछ ना कुछ, चाहे वो डाइजेशन ऑफ फूड हो, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो, वो एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें जो होती है जो हमारी बॉडी में ऑन गोइंग है। वी कैन नॉट से कि हमारी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। दैट इज ऑल अबाउट लाइफ। अब जब हम आगे देखते हैं रेगुलर, आप मैम आप बोल रहे हैं कि एनर्जी है ब्रेक डाउन हो रही है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम अपनी बात करें, फॉर एग्जाम्पल, हम जब जिस दिन बोलते हैं ना हमारी फास्टिंग होती है, या 1-2 दिन भी हमारा प्रॉपर डाइट नहीं होता है, तो हम बहुत लो फील करते हैं। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, लो फील करना मतलब क्या है कि हम कुछ क्या करा, हमने डाइट नहीं ली, फूड का इनटेक नहीं किया। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि जब हम खाना नहीं खाते हैं या प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, हम अपने वर्क को इतने एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? प्रॉपर खाना खाना, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर है इतनी चीजें? अब क्या जो हम खाते हैं या जो हम ले रहे हैं, अगर हमें फूड से एनर्जी मिल रही है, तो वो क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अभी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, कि सबका एक ही क्राइटेरिया है कि सबको दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए और वो एनर्जी मिल जाएगी और वो अपना काम करेंगे? ऐसा है क्या? फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो देख लो या अमोबा देख लो, प्लांट्स देख लो, क्या उनको भी दाल चावल की जरूरत पड़ती है तो उनको एनर्जी हो तो वो फंक्शन कर सकते हैं अपना काम? नहीं ना। तो उस चीज को समझने के लिए फिर हमने ये देखा कि हम एक प्लेटफॉर्म पे तो आ गए कि हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किसी भी हमको अपनी बॉडी में एनर्जाइज करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पर वो एनर्जी बहुत सारे अदर फॉर्म्स में मिलती है अदर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसको एनर्जी कैसे मिलती है? जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, अपने लिए खाना बनाता है। अब वो खाना बनाने के लिए क्या लेते हैं? उसको दाल चावल ला के देते हैं क्या? नहीं, उसको हम सिंपली सनलाइट दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और वो अपना खाना बना लेता है। क्लियर है? मॉस्किटोज की बात करें,
जब हम मॉस्किटोज की बात करें तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी से पिंच करता है और ब्लड को निकालता है और उसका कम हो जाता है। मतलब उसको हमारे जैसे डाइट या प्लांट्स जैसे डाइट की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतनी चीजें। अब हमने क्या किया कि अपने इन सबको समझा और सबको कैटेगराइज कर दिया। क्या किया हमने, कैटेगराइज किया। सबसे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉडली हमने कैसे कैटेगराइज किया। अब लाइफ प्रोसेस क्या है आपको समझा दिया है। परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ। हमें अपने रेगुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसमें है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब ये जो चीजें है ना, यही हम इस चैप्टर का हम कवर करने वाले हैं। क्या बेसिक है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। क्या है, किसकी बात करें हम, पोषण। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब सिंपली सांस लेना नहीं होता है, सांस लिया छोड़ा, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। पूरा हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, जो हम जब तक वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू एक एक बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच जाता, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपने जो खाया, जो विटामिन मिनरल्स, जो फैटी एसिड्स, हम बोल सकते हैं प्रोटीन्स है, उसको आपने कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। अब उसको जगह पे पहुंचाना भी तो जरूरी है ना। ऐसा तो है नहीं आपने बना लिया, रख दिया और उसको खाया नहीं, तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं। ये भी हमारा एक साइकिल का पार्ट है। फिर आता है एक्सक्रीशन। अब कुछ भी खाया हमारी बॉडी को, हो सकता है उसकी इतनी ज्यादा नीड नहीं थी, तो क्या करते हैं हम एक्सक्रीट करते हैं। अदरवाइज हमें कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल में जब हम गो थ्रू होते हैं तो दिक्कत होने लगती है। इंडाइजेशन होता है तो आपको होता है ना, कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो क्या हो रहा है, आपका एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो भी दिक्कत है। तो वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पूरे चैप्टर को हम जो इसमें इंक्लूड करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। क्लियर है इतनी चीजें। हम 4 बेसिक चीजों को पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये ऑर्गन्स हमारे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको बता रही थी कि खाने से मैंने करा था, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमोइबा, यूनिसेल्युलर, ये मल्टी सेल्युलर प्लांट्स। हम इसको और डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला न्यूट्रिशन। मैं आपसे बात करी थी ना, खाने से हमको एनर्जी मिलेगी, इससे मिलेगी। तो अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, हमें हमारी रेगुलर एक्टिविटीज को प्रॉपरली करना है, एफिशिएंट वे में करना है, तो क्या जरूरी है, अगर हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे ना तो भी जीते रहेंगे, तो भी हमारा काम चल जाएगा। बट क्या हम एफिशिएंट वर्क कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, नहीं ना, तो वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे वेरी फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे लाइफ प्रोसेस का, दैट इज न्यूट्रिशन। जो कि फर्स्ट स्टेप है कि आप फूड ले कैसे रहे हो, कैसा ले रहे हो, कैसे अपने बॉडी को फिट कर रहे हो, कैसे उसको बैक्टीरिया, वायरसेस, जितने भी एक्सटर्नल्स अपने रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, उसको फाइट करने के लिए जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या करेगा कि सामने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, फूड को लेगा और क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, उसको खाएगा, ठीक है। यही है न्यूट्रिशन का मतलब, पोषण का मतलब कैसे है, जो भी फूड है उसको ऑब्टेन करो और यूटिलाइज करो। अब क्या करता है, फूड को लेते हैं तो हमें सबसे पहले एनर्जी आती है, सबसे पहले बोलते हैं ना एक्टिव हो जाते हैं, फिर हमारे ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए भी हेल्पफुल रहता है। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे रहते हैं जो सेल्स जो रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स रोज बनते हैं और रोज टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो उसको हमने क्या बोला, रिपेयर ऑफ टिश्यूज। मतलब हमको एनर्जी की जरूरत है, रोज बहुत सारे नए सेल्स हम बनाते भी हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन भी होते हैं, जिनके लाइफ कंप्लीट भी हो जाती है। तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए फॉर द मोर पीडीएफ नोट्स। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 की करना बैच, अर्जुन बैच, 11th की फाइटर एंड योद्धा बैच, 10th की दंगल बैच,
9th की उड़ान बैच, ये सब बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम कहाँ थे, न्यूट्रिशन पे। मैंने आपको बता दिया न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले खाना, हमको क्या दिखता है, खाना, उसके बाद दूसरी चीज, तो हम खाने को ऑब्टेन करेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करेंगे। अब सबके लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो सब कैसा है, डिफरेंट है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दो प्रकार के होते हैं, जो एक बीच में हमारी स्लाइड में से उठी तो इसमें मैंने अमोeba बना रखा था। वो क्या था, सिंगल सेल। आपने 9th में पढ़ा होगा सेल चैप्टर में कि जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे बॉडी का एक एक चीज, इतने से में भी, इतने स्किन को हम इतना जो मैं उठा रही हूँ ना, इसमें भी ये भी बहुत सारे सेल से मिलके बने। मतलब सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए हमने क्या करा है, सेल को क्या बोला है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। वो खुद, एक सेल जो रहता है ना, वो खुद खाना भी बना लेगा, स्टोर भी कर लेगा, एनर्जी में भी ब्रेक डाउन करेगा और एक्सक्रीट भी कर लेगा। मैं सिंगल सेल की बात कर रही हूँ, हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अमीबा जो है सिंगल सेल है, पर फिर भी वो अपने आप में कंप्लीट है। हाँ, हम साइज में थोड़े बड़े दिख जाते हैं, वो अलग बात है, पर उसको आप इनकम्प्लीट नहीं बोल सकते। उसको आप ऐसे नकार नहीं सकते कि ये नहीं फंक्शंस में कहीं ना कहीं लैग करेगा। सिंगल सेल अपने आप में पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो हमारे लिए उसी प्रोसेस को लिए कंप्लीट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लियर है। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी कैसा है, मल्टी सेलुलर है। क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है, ग्रोथ करता है जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, डेवलपमेंट भी करता है, फ्रूट भी किसी प्लांट्स में फ्रूट भी मिलते हैं, लीव्स के फॉर्म में फ्लावरिंग, ये सब भी एक प्रोसेस है। तो प्लांट्स भी आपको पता होगा कि किस कैसा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और कैसा है, मल्टी सेलुलर है। एक एक करके हम चीजों को समझेंगे तो आपको और क्लियर होती चली जाएगी। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह के न्यूट्रिशन रहते हैं। कैसे, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कौन होते हैं, अच्छे बच्चे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे प्लांट्स, वो जितने भी एटमॉस्फेयर में चीजें हैं उसको अवेल कर रहा है, पर क्या वो अपनी खुद खाना बना रहा है ना, जो उसके पास एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में, उसको यूज करके अपने लिए खाना तो खुद बना रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। पढ़ाई अभी तक हम 6, 7, 8 पढ़ते आए। तो ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका प्लांट्स, क्या है, प्लांट्स। फिर आता है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक हम जैसे लोग। अब आप बोलोगे कि मैम मैं तो बनाता हूँ अपना खाना, नाश्ता बनाता हूँ, मैगी बनाता हूँ, तो मैं हेट्रोट्रोपिक कैसे हो गया। तो आपने क्या चावल को बनाया, क्या मतलब आपने क्या किया, सिंपल जो रॉ प्रोडक्ट्स है उसको लेकर आ रहे, आपने सिर्फ पकाने का काम करा है। क्या काम करा है, सिर्फ पकाने का काम करा है, उसको बनाया नहीं है। उसको बनाया नहीं है आपने, जो नेचर में अवेलेबल चीजें थी उसको लाए और अपने अकॉर्डिंग बना लिया। तो ह्यूमन बींग्स कैसे रहते हैं, हेट्रोट्रोपिक रहते हैं। कैसे रहते हैं, हेट्रोट्रोपिक रहते हैं। अगर इस लेवल पे देखा जाए, हम और भी एक होलोजोइक भी पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, पर अभी अब इतना समझो कि दो तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं। कौन कैसे हो गए, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना स्वयं बनाएंगे, एंड हेट्रोट्रोपिक जो डिपेंड करते हैं, जिनकी डिपेंडेबिलिटी रहती है दूसरों के ऊपर। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैंने बता दिया क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया, साइनो मीन्स ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं जो आपको पानी में मिलते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अगर ऑटोट्रोपिक का आया तो आप लिख सकोगे कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। 1 मार्क्स क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। कैसे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। अब क्वेश्चंस को अगर एक लेवल अप करना होगा तो वो क्या पूछेंगे, एग्जाम्पल से देंगे, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, किसी वायरस का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से बताइए कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट करने वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर है। आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं इस लेवल तक, प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनो मीन्स ब्लू ग्रीन, ये क्या होते हैं, सियान कलर के होते हैं और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप का क्या मतलब है, ऑटोट्रोप को तो आपको समझ में आया, सेल्फ, ऑटो मीन्स खुद, खुद पे खुद होता है ना, तो क्या होगा, खुद खाना बना रहा है। यहां से आपको तो समझ में आ गया कि मैम ऑटोट्रोपिक मतलब खुद से खुद खाना बनाना। अब भी मैम फोटोसिंथेटिक क्या है,
इसके जो नाम में ही इसका पूरा कंसेप्ट छुपा हुआ है। फोटो, फोटो से एकदम होता है ना, फोटो खींचो मतलब लाइट, फोटो मीन्स लाइट। साइंस की लैंग्वेज में हम लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो। फोटो किससे बना है, फोटोन से। फोटोन से मिलके क्या बना है, फोटो। जब बहुत सारे फोटोन्स एक साथ क्लब हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, फोटो। तो फोटो मीन्स लाइट। सिंथेटिक मीन्स सिंथेसाइज, मतलब खुद खाना एक प्रोसेस करना, प्रिपेयर करना, सिंथेसाइज करना। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो लाइट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अब सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने अभी तक पढ़ा है, पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कहाँ होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। क्लियर है इतनी चीजें। ग्रीन प्लांट्स अब कैसे फोटोसिंथेसिस करता है जिससे वो अपना खाना बनाता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। अब क्या होता है, रिक्वायर क्या कहते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। थोड़ा बेसिक टर्म्स में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में कि सबसे पहले तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, फिर ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रीन मतलब उसमें क्लोरोफिल का नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। तो क्या क्या जरूरी हो गया, लाइट, क्लोरोफिल हमारे लिए एक बेसिक एलिमेंट है। जब आप लिखोगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो वहां पे एरो के ऊपर आप डायरेक्शन में लिखते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की हमारी जो प्रोसेस है वो इनके प्रेजेंस में ही हो सकती है। क्लियर है। फिर प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और क्या करते हैं, सबको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। क्लियर है। तो वही चीज बोलिए, और क्या करते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब फ्रूट्स वगैरह के फॉर्म में जो आते हैं उसमें रहते हैं ना ग्लूकोज। तो जो फ्रूट्स रहते हैं और जो बाहर हम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देते हैं, इसका क्या रहता है कि वो हमारे लिए फोटोसिंथेसिस का एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब मैम क्या लाइट नहीं होती है तो क्या फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्या जो रहेगा, जो खुद खाना बनाएगा वो क्या सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही बनाएगा क्या? अब ऐसा होता है क्या, अब कई बार आप देखोगे कि खाना, कुछ एलिमेंट्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी रहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और वहां पे लाइट नहीं जाती। आप सी वाटर में देखोगे, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था एल्गी और उसका कि साइनोबैक्टीरिया का था, बैक्टीरिया था ना और अपना खाना खुद बना रहा था, बट वो कैसे, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो वहां पे तो सनलाइट नहीं पहुंच रही थी मैम, तो आपने अभी तक तो बोल रहे थे प्लांट्स बनाते तो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते, तो क्या हम अपना खाना सनलाइट के एब्सेंस में बना सकते? तो आंसर है यस। हम उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमोसिंथेटिक, क्या बोलेंगे, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब वो क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज करते हैं। केमिकल्स को क्या करेंगे, जैसे एटमॉस्फेयर में हमारे रहता है NO2 रहता है, NO3 रहता है, उसको यूज करेंगे केमिकल्स को एनर्जी को बनाने के लिए। क्लियर है इतनी चीजें। एग्जाम्पल हो गया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एक तरीके के बैक्टीरिया रहते हैं वापस आते हैं हम। एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, आपको इसके भी इसके आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो केमिकल्स का यूज करके खाना बनाता है। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो ये कैसे हो गया, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गया। अब हमने पहले क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में जो लाइट के प्रेजेंस में बनाएंगे। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो केमिकल्स का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। अब हम आते हैं, ध्यान है शुरुआत कहाँ से की थी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया, अब हम आ रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक पे। हेट्रोट्रॉपिक क्या करता है, अपने खाने के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है, खुद खाना नहीं बनाता है। ऐसा तो नहीं है, नहीं ना कि हम अपनी बॉडी में अंदर कहीं ना कहीं खाना बना रहे खुद ही सनलाइट को लेके और एनर्जाइज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब बाहर की कुछ चीजों का हम क्या करें, सिर्फ रॉ मटेरियल का लेते हैं, उसको पकाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और खाते हैं। दैट मीन्स वी आर हेट्रोट्रॉपिक। अब यही बोला गया है कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, डिपेंड्स ऑन द अदर फॉर फूड। किस पे डिपेंड्स करते हैं,
दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। एग्जाम्पल होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। अब आते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। अब ब्रॉडली मैंने क्या बताया था, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक को भी हम 3 पार्ट पे डिवाइड करेंगे, दैट इज होलोजोइक, सैप्रोफिट एंड पैरासिटिक। अब ये क्या वर्ड्स आ गए मैम, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और क्या था, पैरासिटिक। होलोजोइक क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या बोलते हैं हम, ठीक है। अब सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, डेड एंड डिके बॉडीज पे अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हुए, जो बिल्कुल मतलब जो मर जाते हैं, जिसे बोलते हैं ना कीड़े लगने लगते हैं, उनको वो अपने, वो इंसेक्ट लोग क्या करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं उसको, डेड एंड डिके मटेरियल्स को। तो वो क्या होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। एंड दैट इज पैरासिटिक। वो पैरासिटिक ऐसा मेहमान होता है जो चुपचाप आता है, और जब बहुत ज्यादा तहलका मच जाता है ना घर में, तब पता चलता है कि हमारे ऊपर किसी पैरासाइट का अटैक हुआ है। क्या करता है, इनिशियल लेवल पे तो कुछ नहीं पता चलता, पर धीरे धीरे उसको क्या करता है, हमारे बॉडी को हार्म करने लगता है। अनवांटेड मटेरियल्स बोलते हैं, अनवांटेड न्यूट्रिशन के लिए वो रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइस और वॉर्म्स, बालों में बोलते हैं ना जुएं पड़ जाते हैं, क्या एक आध होगा तो आपको फर्क पड़ेगा क्या, धीरे धीरे तो वो ले कर तो रहा है, ब्लड को तो खींच रहा है अपने, ठीक है। उसी तरह पेट के कीड़े अगर बहुत छोटे होंगे ना इनिशियल लेवल पे, तो हमको समझ में नहीं आता, पर जैसे जैसे वो अपना रूप दिखाने लगता है ना, हमारे बॉडी पार्ट्स, हम लोग की फंक्शनिंग अफेक्ट होने लगती है। तो वो क्या था, चुपचाप आया, आते से उसने हल्ला नहीं मचाया, आया और फिर धीरे धीरे उसने अपनी जगह बना ली हमारी बॉडी में, एक मेहमान की तरह धीरे धीरे हमारे घर में जगह बना ली और कब्जा करने लगा। फिर हम बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं उसको अपनी बॉडी से निकालने के लिए। सैप्रोफिटिक, डेड एंड डिके चीजों पे डिपेंड रहते हैं। होलोजोइक मतलब हम लोग, होलोजोइक मतलब हम लोग। अब इसमें और डिटेल में अपन बात करेंगे कि आप याद रखना होलोजोइक मतलब क्या होता है, कि हम लोग वे ह्यूमन बींग्स। चलो बात कर ही लेते हैं यहाँ पे। होलोजोइक भी 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। कैसे होते हैं, ये किसका था, ये तो हेट्रोट्रॉपिक के पार्ट्स हो गए, ऐसे बना सकती हूँ। होलोजोइक के भी 3 होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ये ओमनीवोरस। अब क्या होते हैं, हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो प्लांट्स पे, शाकाहारी लोग, जो घास फूस पे अपने डिपेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। जैसे गाय हो गई, ये सब घास फूस खाती है ना। तो जो अपने प्लांट्स पे, उस पे अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। मीट नहीं खाते हैं। कार्निवोरस मतलब जो मीट खाते हैं, कार्निवोरस मतलब जो मीट खाते हैं, चाहे चिकन हो, फिश हो, कुछ भी हो, वो एनिमल्स इन सब का कंज्यूम भी करते हैं अपने लिए एनर्जी को गेन करने के। बोलते हैं ना कि मीट खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब वो लोग कैसे होते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। अब थर्ड वन इज ओमनीवोरस, जो दोनों खाते हैं, जो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स वगैरह, मतलब अपने ये सब सब्जी, वेजिटेबल्स, इन सब वगैरह रहते हैं, इनको भी कंज्यूम करते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक 3 तरीके के, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक के 3 पार्ट क्या है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। क्लियर है। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, एक बार और रिवाइज करवाती हूँ। ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में 2 तरीके, जो लाइट के प्रेजेंस में और एब्सेंस में होता है, दैट इज फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फिर हमारे हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक में 3 पार्ट, कैसे, होलोजोइक हो गया, सॉरी हाँ, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक 3 पार्ट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। क्लियर है इतनी चीजें, अभी तक के पिक्चर क्लियर है, कैसे फ्लो चार्ट चल रहा था दिमाग में, एक बार आपने सेट करने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस।
इंजेस्ट सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, जो अब सॉलिड जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं ना बाहर के, उनको मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं। इंजेस्ट मतलब होता है इनटेक करना। क्या होता है? इनटेक करना। फिर आते हैं सैप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, समझा दिया मैंने, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, मशरूम। मशरूम भी क्या रहते हैं? डेड एंड डिके पे। मशरूम जहाँ पैदा होता है ना, आप देखना सड़ी गली हुई चीजें जो रहती है ना, उसमें मशरूम उगता है। क्या बोलते हैं? जहाँ सड़ी गली चीजें रहती है, मतलब डेड एंड डिकेइंग रहते हैं ना, तो उसमें उगते हैं। इसलिए कई लोग मशरूम खाना पसंद नहीं करते हैं। तो वो कैसे, उसकी डिपेंडेंसी किस में ग्रो करने के लिए? डेड एंड डिकेइंग उस पे है, ऑर्गेनिजम्स पे है। आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। लिविंग होस्ट मतलब हम जैसे, जो लिविंग दूसरे होस्ट रहते हैं उस पे वो उसको अपना घर बना लेते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल मैंने आपको बात की, लाइस की जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, और इंटरनल मतलब पेट के अंदर वॉर्म्स वगैरह जो हो जाते हैं ना, उसको हम इंटरनल बोलते हैं। एग्जाम्पल लाइस, लीच, टेपवर्म एक्सेट्रा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब वही सबसे सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज जस्ट अ क्विक रिवीजन कि ऑटोट्रोपिक जो बोला प्लांट्स पे। अब हम जो देखिए, एक बेसिक ब्रॉड हमने कैटेगराइज कर लिया चीजों को, न्यूट्रिशन को। अब जो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है इस 10th वाले अभी चैप्टर में, उसको शॉर्ट में उठाएंगे और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट में उठाएंगे मतलब कि वी आर टेकिंग रिवीजन। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, कुछ ना कुछ रह गया था, इसलिए आज हम यहाँ हैं। तो हम उस चीज को जो वॉइड है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या था ऑटोट्रॉपिक? सबसे पहले क्या बोला था? ऑटोट्रॉपिक मतलब कि वो खुद खाना बना रहे हैं। तो कैसे खाना बना रहे हैं? किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, एयर से। वाटर सॉइल जो अपने मिट्टी रहती है उससे मिल जाएगी। लाइट उधर से मिल जाएगी। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट करके एक ऑर्गेनिल होता है, हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है, उस पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, पिगमेंट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट से हमको क्या मिल जाएगा? क्लोरोफिल मिल जाएगा। चार चीजें आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए 4 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मैंडेटरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सन, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर, सनलाइट, और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। अब ये हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। अब एक बार याद करने की कोशिश करते हैं इसको। फोटो मीन्स क्या होगा? लाइट। तो कहीं ना कहीं लाइट होनी चाहिए, ये है, क्लियर है। फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में होगा, ये तो बात यही क्लियर हो गई। फिर हमने क्या बोला था? अब यहाँ पे लिख के देखो क्या क्या था। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, H2O मतलब वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, यही बोला था ना, और लाइट होनी चाहिए। ये चार चीज होनी चाहिए ना। देखते हैं कि चार चीजें इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं है फोटोसिंथेसिस पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें एटमॉस्फेयर से, आया, ठीक है। राइट नाउ ये सब जो आगे 6 CO2 रहता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इसको इक्वेशन को याद कर लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमारे लाइफ प्रोसेस के चैप्टर का एक बोलते हैं ना जेम है। क्या है ये? CO2। चार मैंने एलिमेंट्स पढ़े थे, मैं उसको एक एक करके शिफ्ट कर रही हूँ। फिर H2O, अपने साथ रिपीट करते जाओ बार बार। CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, चारों चीजें हैं। चार चीज मैंने याद करी थी, वो मैंने इक्वेशन के इस साइड आके रख दी, ठीक है ना, यहाँ पे आके पटक दिया, क्लियर है। अब से वो कैसे खाना बना रहे हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला है हमने? फोटोसिंथेसिस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एयर से मिल रहा है, H2O जो हमें सॉइल से मिल रहा है, लाइट जो हमें सन से मिल रही है, और क्लोरोफिल जो प्लांट के पास खुद है, उसके सेल में एक क्लोरोप्लास्ट करके ऑर्गेनिल है, उसमें क्लोरोफिल करके एक पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लियर है। अब जैसे ये चारों आ गए, इन चारों ने मीटिंग कर ली, तो अब इन लोगों ने मिलके क्या बनाया? ग्लूकोज, शुगर। बोलते हैं ना जब सारे दोस्त मिल जाते तो मिठास आ जाती है जीवन में। तो क्या बना अपने लिए? ग्लूकोज बना। क्या बोला? ग्लूकोज क्या बना, या बोल सकते हैं हमें शुगर का फॉर्मेशन हुआ। अब शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, क्लियर है। C6H12O6, ये हमारे लिए, इसको ग्लूकोज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर और क्या हुआ? वाटर और ऑक्सीजन मिला। अब मैम चार चीजें मिली,
देखा है हमने। तो बोलते हैं ना प्लांट्स के लिए ज़रूरी रहता है, धूप भी लगने देते हैं हम, पानी भी लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, एयर मतलब बाहर बोलते हैं ना एयर में होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है प्लांट्स की। आपने सब बात कर ली, ठीक है। ग्लूकोज भी बन गया, ऑक्सीजन भी हमें पता है, बोलते हैं कि सुबह सुबह वॉक करना चाहिए, नेचुरल एयर में आना चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। अब H2O का क्या सीन था मैम? H2O तो आप बोल रहे थे सॉइल से है, मतलब वाटर इधर भी है और इधर भी है, पर पानी कहाँ से निकला? क्या वो रूट से वापस जा रहा था क्या? रूट से वापस जा रहा था क्या? ये पानी की बारिश होने लगी थी कि? ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो वाटर कहाँ से हमारे प्लांट से बाहर निकलता है वो हम देखेंगे, आगे समझेंगे इस चीज को थ्रू स्टोमेटा। कैसे समझेंगे? स्टोमेटा के थ्रू समझेंगे, इस चीज के बारे में आगे रिलेट करती हूँ। क्लियर है इतनी चीजें? रोज देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, 4 एलिमेंट्स को याद कर लेना, दिमाग में कहीं ना कहीं 4 एलिमेंट्स रहेंगे, उसको फिर हम अरेंज करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, यू कैन से शुगर और O2। और थर्ड जो एलिमेंट था, थर्ड जो अपना था मॉलिक्यूल, दैट इज H2O, वाटर जो था, अब वो कहाँ से मिला और कैसे निकला इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक आप रिलेट कर रहे हैं चीजों को। हम ऑटोट्रॉप के बारे में बात करें, अच्छे बच्चों की बात कर रहे हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। नाउ प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक पॉइंट है कि प्लांट्स का जो ग्लूकोज है, फ्रूट्स में बोलते हैं सबसे ज्यादा स्टार्च होते हैं, तो क्या है जो प्लांट्स है स्टोर ग्लूकोज किस में होता है? ये अपने स्टार्च के फॉर्म में रहते हैं। ह्यूमन स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और हम लोग किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं ग्लूकोज को? ग्लाइकोजन। प्लांट्स किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के। और ह्यूमन भी कैसे करते हैं? ग्लाइकोजन। अब मैं आपको समझाऊंगी कि जब हम पढ़ेंगे, जब हम सबसे पहले खाना लेते हैं ना, प्लांट्स से रहते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? वो स्टार्च को जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है ना, उसी को ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के लिए, प्लांट्स नहीं तो मिला है, प्लांट से हमें स्टार्च के फॉर्म में ही मिला है शुगर। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई? 2 पॉइंट याद रखना। ग्लाइकोजन अभी याद रख लो, फिर आपको बाद में बताएंगे कि ग्लाइकोजन कहाँ कैसे स्टोर होता है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मैंने बताया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिडक्शन मतलब बाहर निकालना ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या करा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ऐसे लिखना, CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये पॉइंट को आप स्किप भी कर दोगे तो दैट विल बी ओके। आपको क्या याद रखना है? अभी तक आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लिखने को आए, तो आप 4 मैंडेटरी या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में लिखना कि कहाँ और कहाँ से मिलते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा था, उसको आपको उसमें प्रॉपर उसमें लिखना है। फिर आपको लिखना है सबसे पहले रिएक्शन, रिएक्शन को रट के ही जाना है, रट लो घोट लो, जो करना है कर लो, पर वही इंपॉर्टेंट और एज इट इज ही लिखना है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, तो वो वही रहेगा, वो वही रहेगा, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो उससे बेहतर उसको रट लो। क्लियर है? उसको बिल्कुल याद कर लो। तो सबसे पहला इस चैप्टर का जो आपको बिल्कुल गो थ्रू होना है, बिल्कुल याद कर लेना है, मेमोराइज करना है, दैट इज रिएक्शन। किसका रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का जो हमने लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, वो आपको याद करना है। क्लियर है? अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, दैट इज वेरी इजी। आप कहीं ना कहीं पढ़े, उससे रिलेट करके आपको याद रह जाएगी, बट इसको आप रट लो। फिर जो चीजें लिखी थी उसको आप लिख लेंगे। अब मैं बोल रही थी कि मैम आपने एक H2O की बात करी थी, वो तो आप भूल ही गए कि फोटोसिंथेसिस में H2O का कहाँ से निकलता है। क्लियर है? तो अब हम आते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टोमेटल पोर फंक्शन अभी क्या है? सबसे पहले समझो कि इस तरह का बोलते हैं राजमा रहता है ना, इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर है? इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है। ये क्या रहता है? अब ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ रहता है? तो आप लीफ पे, आपने पत्तियां जब कभी ध्यान से देखी होगी तो उसमें छोटे 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 पोर्स रहते हैं, छोटे 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 पोर्स रहते हैं, वही क्या रहता है? स्टोमेटा रहता है। वही क्या रहता है? स्टोमेटा रहता है। जैसे आप इमेजिन कर लीजिए, हमारे लिए ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये कैसे हम नोज के थ्रू करते हैं। नोज क्या है? एक है पोर है हमारे, जिसमें हम लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं।
क्लियर है। उसी तरह प्लांट्स के लिए वो कहाँ किससे होता है, लीव्स के थ्रू होता है। तो बोलते हैं ना पत्तियों को भी धो अच्छे से, क्योंकि पोर्स ब्लॉक नहीं होने चाहिए, पोर्स ब्लॉक नहीं होने चाहिए। तो स्टोमेटा क्या रहता है, पत्तियों के बीच में जो पोर्स रहता है, जिसको हमने क्या बोला, स्टोमेटल पोर बोला, वो क्या करता है, ये जो रहते हैं गार्ड सेल्स रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल्स। क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स। ये रहेगा, ये एक गैप रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, क्या रहता है उसमें, H2O। क्या रहता है, H2O। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आप ये ड्रॉ कर लेना, पर आपको बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए, गार्ड सेल्स है, ये प्लांट का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल बना देना, क्लोरोप्लास्ट बना देना, ताकि आप पता है क्लोरोफिल है। क्लियर है। अब ये गार्ड सेल्स है। अब क्या होता है, ये क्या गार्ड सेल्स क्या करता है, बार बार गाइड करता है, गार्ड आके बोलते हैं ना इधर जाओ उधर जाओ, कई बार तो बिना बात की आप इधर गाड़ी खड़ो उधर गाड़ी खड़ो, भले ही कोई इशू ना हो रहा, पर उसका काम ही है, उसका काम ही है क्या करना, कुछ ना कुछ पिंच करना, आके मैनेज करना चीजों को। गार्ड सेल सेम वो चीज यहाँ पर भी वही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जो ये पोर है, जो ये गैप है, कभी बोलते हैं इसको अंदर की तरफ मूव करो, कभी बोलते हैं बाहर जाओ, अंदर जाओ, बाहर जाओ। क्या कर रहा है वो, इस गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है, गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो गैप, जब वो श्रिंक हो जाते हैं, गार्ड सेल ज्यादा फोर्सफुल होता है, बोलते हैं ना क्लास में अंदर जाओ, मतलब सब बच्चों को कॉम्पैक्ट कर दिया, उसको क्या बोला, क्लोजिंग ऑफ पोर। क्या बोला, क्लोजिंग ऑफ पोर। एक गेट की तरह उसने गार्ड ने आया क्लोज कर दिया, तो क्या बोला, क्लोजिंग ऑफ पोर। अब और जब ओपन हुआ तो क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ पोर्स। दो प्रोसेस होती है, क्लोजिंग और ओपनिंग। अब जो ये बीच में जो रहता है ना, ये जो पानी की बात कर रहे थे ना मैम, कि पानी का जो रहता है इनटेक और आउटर एरिया में हम भेजते हैं, तो ये स्पोर के थ्रू ही होता है। अब एक बार फिर से दिमाग में घुमाओ, मैंने क्या बोला, लीव्स में पोर प्रेजेंट रहते हैं, उसी में स्टोमेटल पोर बोलते हैं। अब बनाओगे तो दो गार्ड सेल बना देना राजमा के जैसे शेप का, उसमें तीन चीजें जरूर लिख देना, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हम क्लोरोफिल को बता रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन प्लांट्स जो अपने खाना खुद प्रिपेयर करता है, दैट इज व्हाई हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन क्लोरोप्लास्ट इन योर डायग्राम। क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ये दो तीन चीजों के बारे में आप ध्यान देना। इतना कर लिया, और बीच में पानी रहता है, जैसे ही श्रिंक होता है तो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। पानी का लॉस करता है प्लांट, एक्सेस पानी का बताया था ना एरोकेसाइड फॉर्मूले में 6H2 जा रहा था, तो वो क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर, वो यही होता है। जैसे गार्ड सेल पास आएंगे, स्पोर क्लोज होगा और हमारा लॉस ऑफ वाटर होगा, इसी को क्या बोला है, ट्रांसपिरेशन। क्या बोला है, ट्रांसपिरेशन। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब बाहर क्या क्या जा रहा था, एक तो ग्लूकोज जा रहा था, ठीक है, वो तो बन रहा था ग्लूकोज तो ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर, मतलब जो स्टार्च था उसके फॉर्म में तो स्टोर करते ही अपनी एनर्जी को। सेकंड थिंग क्या भेज रहा था, बाहर जो भेज रहा था, दैट इज वाटर और ऑक्सीजन, तो वो भी स्पोर के थ्रू ही होगा। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम पढ़ेंगे स्टोमेटल पोर के बारे में, दैट इज ट्रांसपिरेशन, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लॉस ऑफ वाटर, और दूसरी चीज है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को थ्रो करता है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और रेस्पिरेशन में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहा है। क्लियर है, क्लियर है। इतनी चीजें कहाँ से शुरू करी थी, कहाँ है, हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब दिस इज व्हाट वी कॉल, इसी को सिंपल बताएं, स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा का पोर है क्लोज है, यहाँ पे क्या रहता है, पानी रहता है, ये हमारे गार्ड सेल्स हो गए। तो ओपन्स व्हेन वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स, जब हम पानी डालते हैं ना पेड़ों में, तो वो क्या करते हैं, पोर्स या पानी वो लेते हैं रूट से, तो क्या करता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। एंड क्लोजेस व्हेन वाटर एग्जिस्ट गार्ड सेल, और वो पानी जब उसको अपनी बॉडी से, अपने पार्ट से एग्जिस्ट करना होता है, तो क्या करता है, वो उसको क्लोज कर देता है। क्लियर है इतनी चीजें, कुछ नहीं, ओपन एंड क्लोज। आपको सिंपल डायग्राम बनाना है, गार्ड सेल बना देना, राजमा के अंदर तीन चीज लिख देना, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, आपका काम हो जाएगा। सिंपल डायग्राम है, बुक का डायग्राम मत जाना। अब
यहाँ तक हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, हेटरोट्रोपिक के बारे में पढ़ लिया, होलोजोइक पढ़ लिया, सैप्रोफिटिक पढ़ लिया और पैरासाइट पढ़ लिया। अब हमारे लिए यहाँ पे काम की क्या चीज़ है, हम ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और एक फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आपका डेली रूटीन का पार्ट है और ये कैसा होता है इसका आपका अंदर एक्साइटमेंट भी होना चाहिए कि यार हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर भारी भारी लगता है, फिर डाइजेस्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती है, तो एक्चुअली चल क्या रहा है बॉडी के अंदर। तो आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आपको मज़ा आना चाहिए ना, पता होना चाहिए चीज़ों को। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग स्टेजेस। ये आपको अपने जैसे दिख रहा है ना, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं? ओके, मल्टी सेलुलर से जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है, और यूनिसेलुलर अमोइबा। मैंने क्या बोला था, जो काम हम करते वो भी काम पूरा वही करता है बट एक छोटे दायरे में रह के। अब वो क्या क्या काम है, सबसे पहले हम खाने को लेते हैं, क्या करते हैं, लेते हैं ना, उसको हमने क्या बोला, इंजेशन बोला। फिर क्या हुआ, खाने का डाइजेशन होता है। क्या होता है, पहले इंजेशन होगा, इनटेक होगा फूड का, फिर डाइजेशन होगा खाने का, खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें थी हमारी बॉडी के लिए उसका एब्जॉर्प्शन होगा। हमारे वॉल्स जो रहते हैं, सेल वॉल्स रहते हैं ऑर्गन्स के, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो सब क्या करेंगे, वॉल्स जो रहेगी इसमें प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जैसे फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ऑक्सीजन, जो भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एवरीथिंग, उसके सब क्या होता है, वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या वो अपने पास रखेगा, उसको क्या करना, अपने पास रख के उसको क्या करना है कि जहाँ जहाँ जिसको पहुँचाना वहाँ पहुँचा दे। तो उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है उसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना। वो काम अपनी बॉडी में कौन करता है, जो घूमता फिरता रहेगा, जो ज्यादा घूमता फिरता रहेगा, काम उसी को बताते हैं ना कि वो बहुत घूम रहा है वेलो जैसा। भले ही तुम एक जगह बैठे रहो, अपना कुछ भी ना करो, पर क्या लगता है कि सामने वाला बिजी है, पर जो तुम बोलते हैं ना घूमता रहेगा तो तेरे को सब काम बताते रहेंगे। तो क्या मतलब कि जो ज्यादा घूमता फिरता है वही काम सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट का करता है, सबसे ज्यादा काम वही करता है, काम उसी को बताते। तो कौन करेगा, ब्लड पूरी बॉडी में है, उसका है, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, क्लियर बॉडी है, हार्ट में कंटिन्यूसली वर्क करता रहेगा, उसको पुश करता रहेगा। तो क्या कर रहा है, ये सारे बॉडी पार्ट्स में सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को उसकी जगह पहुंचा रहा है। क्लियर है? तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद एसिमुलेट कर लिया। एब्जॉर्प्शन का मतलब समझते हैं एक्सट्रैक्ट करना, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना। फिर इजेशन मतलब बाहर निकालना। उसके बाद जो बचा कुछ है, जो अनवांटेड है या एक्स्ट्रा है, उसको हमारी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी रहता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। तो 5 पॉइंट याद रखना है, 5 पॉइंट याद रखना है। ये फूड प्रोसेसिंग किसकी बात करेंगे, फूड प्रोसेसिंग स्टेजेस होती है। फूड प्रोसेसिंग मतलब कि जो हम खाना लेते हैं, जो हम एनर्जी बनाते हैं, उसकी स्टेजेस होती है। सबसे पहले क्या होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेशन। क्लियर है? चिंता मत करो, भारी भरकम वर्ड्स बोले हैं, पर एक एक करके जब हम पढ़ेंगे तो विल कम टू नो कि दिस इज वेरी सिंपल पार्ट। इससे तो हम रोज ही डील कर रहे हैं, हम रोज अपने ये चीजों को अपने बॉडी के अंदर होता हुआ देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। क्लियर है? अब इतनी बातें करेंगे अगर कि जैसे बोला इंजेशन, मैंने क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड, डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट दैट कैन बी ऑब्जॉर्ब। क्या करता है डाइजेशन, मतलब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है ना, दैट इज व्हाट डाइजेशन इज कॉल्ड। एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, स्टमक से उधर से जो अपना फूड डाइजेस्टेड होकर आ गया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी। अब तो एनर्जी चाहिए, बोलते हैं ना एकदम ब्लड में जब ग्लूकोज लगाते हैं ना, चढ़ाते तो एकदम एनर्जी आती है, मतलब क्या होता है, तुरंत सबसे पहले ब्लड जो जा रहा है जगह जगह अपन ने उस तक खबर पहुंचा दी, उस तक एनर्जी दे दी, तो फटाफट काम होगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अब किसके लिए हो रहा है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। लास्ट वन इज इजेशन, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी।
एट लास्ट हमारे पूरी बॉडी में एनएस के थ्रू क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। चिंता मत करो, एक ये बोलते हैं ना रील जैसे आप लोग देखते हैं ना, शॉर्ट वीडियोस टाइप, ये वही है, एक एक करके हम इसको देख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो घबराइए मत। अब हम अपने ऊपर आने से पहले ना एक सिंपल वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं यूनिसेलुलर के थ्रू। तो हम तो मल्टी सेलुलर है, हम अपनी बात तो करेंगे, पर उससे पहले छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं अमोइबा पे, क्योंकि वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। पर मैम आप बोल रहे थे वो अपने आप में कंप्लीट है, तो कैसे कंप्लीट है एक बार देखें, वो क्या, उसके बाद ना तो चेहरा है ना कुछ है, तो वो खाना कैसे लेता है, कैसे उसमें एनर्जी में ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, तो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके टर्म्स से भी फैमिलियर हो जाएंगे और एक प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि चलता क्या है बॉडी में। अमोइबा, ठीक है, क्या बोला है, चार को 4-5 स्टेजेस में चाहिए। स्यूडोपोडिया इंगल्फ फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन, क्लियर है। अब एक अपन करते हैं, स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडो मीन्स फेक, पोडिया मीन्स लेग्स। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फेक। फेक इसलिए बोला क्योंकि अमोइबा का पैर होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है ना, इसलिए उसको क्या बोला, स्यूडोपोडिया। अब क्या करेगा, सपोज ये फूड पार्टिकल है, खाना अमोइबा के सामने रखा है, वो क्या करेगा कि फेक पैर बनाएगा अपने, क्या करेगा, फेक पैर बनाएगा, इस तरह का शेप कैविटी वो बनाएगा, ठीक है, इस तरह का वो शेप बनाएगा, अपने आप को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बनाएगा, ताकि वो फूड जो पार्टिकल है उसको अपने अंदर बॉडी में ले सके। कैसे लेगा, इस तरह का उसने कुछ शेप करा, बनाया, सूडोपोडिया, इसको क्या बोला, सूडोपोडिया बोला, बनाया और अपने अंदर फूड को ले लिया। अब फूड को लेके वापस उसने क्लोज कर लिया, इतना आया। फूड कैसा था, डाइजेस्टेड फूड तो नहीं था, कोई रॉ मटेरियल था, कुछ था बाहर का एक्सटर्नल एलिमेंट, उसको उसने अपने अंदर ले लिया, उस पार्टिकल को ले लिया और क्लोज कर लिया। अब खाना उसके अंदर आ चुका है, खाना अंदर आ चुका है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खाना हमारे, जैसे हम उसको अपने निवाला मुंह में रखते हैं तो वो गया, अभी तक काम उतना ही हुआ। अब क्या होगा, वो जो है किसको ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, वैक्यूल को ढूंढेगा, वैक्यूल को ढूंढेगा। वैक्यूल एक कैविटी है जो खाने को रखती है, अपने अंदर स्टोर करती है। तो क्या करा, उस वैक्यूल को जग में खाना जाके चला गया, वो फूड पार्टिकल सबसे पहले आया और वैक्यूल में आके हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम गए खाने को, हमने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, हमारा तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और फिर हम क्या वेट करेंगे कि अब कोई आए, कोई तो आए जो खाना है इसको डाइजेस्टेड पार्ट में करें, इसको सिंपलर फॉर्म में करें। तो अमोइबा के केस में वो काम क्या करता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम करता है, क्या करता है, इसके पास एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। अभी आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर के तो इतना याद रख लीजिए कि इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, इसमें इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। वो क्या करेगा कि जो आपके पास खाना है ना, उसको फटाफट फटाफट ब्रेक डाउन करेगा, क्या करेगा, फटाफट फटाफट ब्रेक डाउन करेगा। इस जो मिलता है ना लाइसोसोम और जो वैक्यूल जिसके अंदर फूड पार्टिकल था, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, फैगोसोम भी बोलते हैं। इतना डिटेल में मत जाओ, बट अभी आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आया ये फूड पार्टिकल, आया फूड पार्टिकल वैक्यूल में जाके, यहाँ ये फूड पार्टिकल है तो वैक्यूम में जा गया, ये स्टेप यहाँ होनी चाहिए थी, बट ठीक है, आप याद रखना। आया, ये आ गया ना, यहाँ पे वैक्यूल है ना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये वैक्यूल है यहाँ पे, और क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ और ये वैक्यूल में आया, वैक्यूल में आके सबसे पहले उसने अपने आप को खाने को सुरक्षित कर लिया अंदर आके कि मैं इसके साथ थोड़ा सा प्रॉपर हो जाऊँ। वैक्यूल में आया, अब वैक्यूल किसको ढूंढेगा, लाइसोसोम को ढूंढेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास बोलते ना हेल्प के लिए देखेगा जो उसके फटाफट काम कर दे। तो जैसे उसने लाइसोसोम को तलाशा तो क्या हो गया, इस यहाँ पे अपन ने बोला फैगोसोम, बोला क्या बोला, फैगोसोम, और इसको बोले, और ये क्या करा, यहाँ पे जाके उसने लाइसोसोम को ढूंढा, क्योंकि उसके पास एंजाइम थे, एंजाइम क्या करते हैं, हमारे प्रोसेस को बूस्ट करते हैं, जो काम है उसको तेजी से करने की कोशिश करता है। तो एंजाइम ने क्या करा, लाइसोसोम्स में जो एंजाइम था उसने क्या करा, खाने को फटाफट ब्रेक डाउन करना चालू किया। अब इंजेक्शन, प्रोजेक्टाइल फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया से फूड को इंजेक्ट करा, क्या करा, इंजेक्शन हो गया, मुंह तक लिया, फिर क्या करा, खाने को अंदर ले लिया। हम खाने को जब तक स्टमक में जाते तो बोलते हैं ना डाइजेशन चालू होता है,
तो क्या करा, खाने को स्टमक में ले लिया, इसको क्या बोला हमने, यहाँ पे वैक्यूल में लिया, और फिर क्या वैक्यूल में क्या करा, लाइसोसोम्स की मदद से डाइजेशन हो गया। क्लियर है? 5 पॉइंट पढ़ रहे थे, स्टेप ध्यान है, 3 स्टेप कंप्लीट हो गई। चौथा क्या था, चौथा क्या था, हमने क्या बोला था, फिर क्या होगा, फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। अब फिर क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया। डाइजेशन तो यहाँ हो गया, फिर एंजाइम्स का ब्रेकडाउन हो गया, और यहाँ पे जो भी था इंपॉर्टेंट था उसमें ब्रेकडाउन हुआ, और उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर क्या हुआ कि जो पुराना वैक्यूल था उसने क्या करा, खाने को जितना जरूरत थी ले लिया और सेल तक पहुंचा दिया, और जो फिर वापस से क्या करेगा, फ्रेश फूड को ढूंढेगा। पर पुराना आया, उसने यहाँ पे करा, और यहाँ पे एसिमिलेशन में क्या करा, उसने क्या करा, जितना भी सेल में और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, चाहे न्यूक्लियस हो कुछ भी हो, जो न्यूक्लियस उसको कंटिन्यूसली, अच्छा अमीबा में न्यूक्लियस भी रहते हैं जिसको कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेन ऑफ द बोलते हैं ना, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को ही तो बोलते हैं। पूरा खेल कौन खेल रहा है, बैठे बैठे काम वही करवा रहा है, तो उसके इंस्ट्रक्शन से ही सारे काम हो रहे हैं। आया, फिर उसमें आया, और जो भी वेस्ट फूड था वो क्या होता है, जो उसकी सरफेस वॉल रहती है ना, उसको रप्चर हो जाती है, उससे वो बाहर फेंक देता है, क्लियर है? एमोइबा से समझ में आया? क्या किया, सूडोपोडिया बनाया उसने, फूड पार्टिकल को अंदर लिया, वैक्यूल के अंदर लिया, फिर उसने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, किसके हेल्प से, लाइसोसोम्स की मदद से करी। लाइसोसोम ने फटाफट ब्रेक डाउन कर दिया और उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हो गया, वैक्यूल से वो निकल गया, जहां जहां जरूरी थी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वहां चला गई, और उसके बाद जो वेस्ट पार्टिकल थी उसका इजेशन हो गया। वही चीज यहाँ एमोइबा में समझाई गई है। क्लियर है? क्लियर आया समझ में? क्या हुआ? तो आप जब अमोइबा का आया, अमोइबा के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं मजे के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि बस क्यों, आपको समझाने के लिए। ये एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन आता है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। आप डायग्राम बनाते बनाते सबसे पहले आपको याद रखना है सूडोपोडिया लिखना है, मतलब क्यों, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा जिससे फूड पार्टिकल को अंदर लेगा। सेकेंड डायग्राम में आप क्या बता दोगे, न्यूक्लियस और वैक्यूल। फिर थर्ड में आपको लाइसोसोम, उसके बाद बना के बता देना, सिंपल एसिमिलेशन हो जाता है और फिर इजेशन हो जाता है। क्लियर है? इतनी चीजें कैसे लिखोगे, इजेशन कैसे हो जाता है, उसकी जो वॉल रहती है वो रप्चर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। क्लियर है? इतनी चीजें हमने अमोइबा की बात करी, क्यों करी, ताकि जो एक प्रोसेस थी एक बार फिर से हमारे दिमाग में हम बिठा रहे हैं कि क्या होता है, इंजेशन होता है, फिर वो होता है डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, वर्ड्स हो गए फैमिलियर। अब हम अपने बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है, हम सबसे पहले तो हम खुद की बात कर लेते हैं, जिसको बोला गया एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला गया है, एलिमेंट्री कैनाल हमारे इसमें काम करता है। अब ये आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पता है। जो मैं बोलूंगी, माउथ बोलूंगी तो इतना इजी होना चाहिए आपको समझने के लिए, क्योंकि आप रोज देखते हो खाना खाया तो यहाँ पे कुछ कुछ हैवी होने लगता है, पेट भरता है, बोलते ना पेट भर गया, स्टमक फुल हो गया। तो क्या है, रोज में वर्ड यूज करें, खुद से रिलेटेड है तो ये तो और इजीली समझ में आना चाहिए, फटाफट समझेंगे हम इसको और पूरे इंटरेस्ट के साथ करेंगे। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब क्या होता है, ये जो एक रूट दे रखा है पूरा, ये यहाँ से जो ये पूरा रूट दे रखा है ना, जहां जहां खाना जाता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसको क्या बोला है, हॉलो ट्यूब है, उसको क्या बोला है, हॉलो मस्कुलर ट्यूब बोला है, उसको क्या बोला है हमने, एलिमेंट्री कैनाल बोला है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कहाँ से क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। क्लियर है? यहाँ पे स्टमक लिखा है, इंटेस्टाइन लिख दिया तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या इंक्लूड कर रहा है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को इंक्लूड कर रहा है। क्लियर है? इतनी चीजें कहाँ से खाना जाएगा, क्या होता है, क्या बात करी मैंने, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बार बार मेरे साथ रिपीट करो, इमेजिन करो, माउथ, ऑइसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं, देन वी कम टू स्टमक, उसके बाद हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सब क्या इंक्लूड करता है, एलिमेंट्री कैनाल। अब एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो ये जो काम ट्रैक बनाया गया है, ये अच्छी उसी गति से, उतनी ही सुरक्षित गति से चलता रहे और इसमें कुछ अड़चन ना आए।
उसके लिए क्या करते हैं, काम को हिलाता रहता है, बूस्ट करता रहेगा। स्टमक के पास जाओगे, HCl बोले, HCl करेगा, पहले बैक्टीरिया को हटाना है, फिर बोलेगा गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक में बनेंगे कि अरे ये काम करना है करना है करना है, मैं हेल्प कर रहा हूँ ना, कर। तो क्या कर रहे हैं हम, एसेसरी ऑर्गन्स जो रहते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे एंजाइम्स ही बोल सकते हैं, जूसेस बोल सकते हैं, सिक्रीट करते हैं, जो हमारे गतिविधि हो रही है, जो है होनी है, उसको बूस्टअप करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। कैसे, कोई जूस सिक्रेट कर देंगे जहाँ होगा, एंजाइम्स को भेजेंगे कि तू काम तो कर, अपना कर प्लीज, क्या है ना, बोलते हैं ना, तो वो काम कर रहे हैं। समय समय पे सब अपनी मदद के लिए खड़े रहेंगे। क्लियर है? तो हम, भगवान ने हमको क्या बोला, प्रोसेस कंप्लीट करनी है, समय समय पे आपको असिस्ट करने के लिए जगह जगह पे लोग मिल जाएंगे। कौन मिल जाएगा, लीवर, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स। एक एक करके करेंगे ना तो आपको रटते हो जाएगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा कि पहले माउथ रहता है, ऑइसोफेगस फूड पाइप आता है, फिर ये स्टमक तक पहुंचेगा, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब प्लीज परेशान मत हो, एक एक करके मैंने सब चीजों को बना रखा है और आपको समझाएंगे, बिल्कुल इजीली समझेंगे, फटाफट समझेंगे, विदाउट एनी टेंशन। क्लियर है? जहां याद करने की चीजें होगी मैं आपको याद करवाती चली जाऊंगी। सबसे पहले खाना क्या करा, उठाया, खाया। ऐसे तो हुआ, ऐसा तो है नहीं, पहले उसको देखेंगे कि कोई एंजाइम आए, उसको ब्रेक डाउन करे, फिर ले, ऐसा होता है क्या? अच्छा खाना देखते मुंह में पानी आया, चलते फिरते उठाया, मुंह में डाला। तो पहला काम क्या हुआ कि उठाया, इनटेक किया, किससे किया, मुंह में किया, माउथ। अब जब माउथ में वो गया तो आपने अपना, जब पूरा प्रॉपर देखते होगे ना आ करके, जब डेंटिस्ट के लिए जाओगे तो क्या होता है, जब मुंह खोलते हो ना तो ये एक कैविटी के थ्रू दिखता है, कैविटी के थ्रू दिखता है। मतलब कैविटी क्या रहता है, हॉलो स्ट्रक्चर रहता है, खाली स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या, हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है। और एक ऐसे करो कि आप क्लिप लगाती है, लड़कियां लगाती है यूजुअली, बक्कल बोलते हैं जिसको, तो ये कुछ ऐसा शेप दिख रहा है, क्लिप जैसा। तो क्या कर रहे हैं कि हमने जैसे ही मुंह खोला, हमें एक बड़ा सा हॉलो कैविटी, एक गड्ढा दिखा, मुंह खोलते तो सबसे पहले कुछ दिखता है क्या, कि नर्व्स दिख रही है, कुछ दिख रही है, एक बड़ा सा हॉलो कैविटी दिखी, गड्ढा दिखा। अब क्या हुआ, वो उसको हमने क्या बोला गया, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, बकल कैविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे नहीं लिखा है, बट यू कैन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इसको क्या बोलेंगे, बकल कैविटी बोलेंगे। ध्यान से सुनना, सुनते रहोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फूड का क्या करा, इंजेस्ट किया, इंजेशन हुआ, क्या करा, इंजेस्ट किया, और च्यूड क्या करा, मुंह में डालने के बाद बैठ गए क्या। बच्चे को एक देते ना, जल्दी जल्दी खा, चबाते क्यों नहीं है, क्या कर रहे, बोल रहे च्यू करा, अरे आगे तो बढ़ा, बाकी के काम तो अपने ऑर्गन्स करेंगे, तू ये वाला खाने का काम तो कर। सिर्फ बोलते ना खाना खा ले 2 मिनट शांति से, फिर तेरा अपने आप ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा। तो क्या करना, खाना खाया और च्यू करा। उसकी भी एक प्रोसेस होती है कि प्रॉपर जितनी ज्यादा आप च्यू करोगे उतनी जल्दी जल्दी फूड ब्रेक डाउन होगा और जाएगा। अब क्या करा, मिक्स्ड विद सलाइवा टू एड एट पैसेज एंड डाइजेशन। क्या करा कि उसने क्या करा, ध्यान से सोचना, सलाइवा रहता है, मुंह में पानी रहता है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड से क्या करा, सलाइवा प्रोड्यूस किया। हमारी रेगुलर एक दिन में हम 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। कितना करते हैं, 1 से 1.5 लीटर, इतना सलाइवा हम प्रोड्यूस करते हैं। ताकि क्यों करते हैं, टू एड पैसेज, ताकि उसको पैसेज में जो है आगे का रास्ते तक पहुंचा सके, एंड डाइजेशन, और आगे डाइजेशन की तरफ मूव करें। क्या होता है, माउथ के बाद, उसके बाद फिर पैसेज एक रहता है, उसमें कोई काम नहीं होता है फूड का डाइजेशन, उसके बाद डायरेक्ट स्टमक में काम चालू होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10 बार पूछा गया है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, ओलंपियाड वगैरह में देखते हैं। और अच्छे अच्छे बड़े जो 11-12 के बच्चे भी रहते हैं ना, वो क्या आंसर देते हैं, स्टमक बोलते हैं ना, स्टमक, क्या आंसर कर देते हैं, स्टमक। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारा जो डाइजेशन रहता है ना, वो हमारे मुंह से ही चालू हो जाता है, ये बकल कैविटी से ही चालू हो जाता है। अब कैसे, सलाइवरी ग्लैंड्स जो रहते हैं
वो एक टाइलिन करके एंजाइम सिक्रेट करते हैं। कौन सा एंजाइम करेंगे? टाइलिन। इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, टाइलिन बोलेंगे या एमएलएस बोलेंगे। ये क्या आया? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट था, ग्रंथि प्रेजेंट थी, ठीक है। उसने क्या करा? मदद करा ना आपको, सलाइवा प्रोड्यूस किया। सलाइवा में क्या था? एंजाइम था, एमएलएस था। उसने क्या करा? स्टार्च जो था उसको माल्टोज में कर दिया। अब बोलोगे मैम स्टार्च कैसे आया? स्टार्च कैसे आया? तो ध्यान है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि प्लांट जो है खाना किसके फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च। बोला था ना, ह्यूमन बीइंग ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा एनर्जी को, और सॉरी प्लांट स्टार्च के फॉर्म में करेगा और ह्यूमन बीइंग ग्लाइकोजन के फॉर्म में करेगा। बोला था, याद है? नीचे 2 पॉइंट लिखे हुए थे। तो वही वो स्टार्च हमने लिया, फूल पत्ती खाना खाया, उसको हमने माल्टोज में किया। अब क्या किया? ये क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे ग्लूकोज मिलके बने रहते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज इस तरह की लंबी लाइन रहती है, पॉलीमर बोलते हैं जिसको, पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, वर्ड सुना होगा। बहुत सारे ग्लूकोज की चेन रहती है। तो क्या करेगा स्टार्च? क्या करेगा? उसको 2-2 यूनिट में बांटेगा। किसको बांटेगा? वो सॉरी सलाइवरी ग्लैंड्स में जो एमएलएस करके एंजाइम था वो क्या कर रहा है? एंजाइम का काम क्या रहता है? सिंपल करना। जो आप काम कर रहे हो उसको सिंपल करना। अब आपका काम क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना। तो क्या कर रहा है? अपने काम को इनिशिएट कर रहा है वो। तो क्या कर रहा है? 2-2 यूनिट में तोड़ेगा। ऐसे 2-2 यूनिट में तोड़ेगा और इस 2 यूनिट को क्या बोलते हैं? ये पॉलीसेक्राइड था, ये डाइसेक्राइड बना देगा और इसको क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। क्लियर है? तो माउथ ने अपना काम ऐसा नहीं यहीं पे बिल्कुल शुगर दे के अपना काम एनर्जी दे के खत्म करा, उसने पार्शियली अपना काम चालू किया, स्टार्च को माल्टोज में कंप्लीट कन्वर्ट किया ताकि वो बॉडी तक पहुंचे थोड़ा इजी हो जाए। फिर आया समझ में? कौन सा एंजाइम पढ़ लिया हमने? टाइलिन या एमएलएस, दोनों एक ही चीज है। एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। क्या करा? स्टार्च को उसने क्या करा? जो ग्लूकोज स्टार्च आया था उसको उसने माल्टोज में कन्वर्ट किया। क्लियर है इतनी चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं? मुंह का फिनिश, बकल कैविटी इनफ। अभी आप इतना ही जानो। अब क्या करा? ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस को भी हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इसका कुछ नहीं रहता है, मैंने बोला था ना माउथ कैविटी क्या कर रहा है? एड कर रहा है, पैसेज में भेज रहा है, पैसेज में भेजने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्या सिंपल, वो क्या कर रहा है? जो खाना है टूटा है उसको फूड पाइप में तोड़ा ही इसलिए कहते हैं ताकि जो ये पाइप जा रहा है इसमें तक वो खाना जा सके। बड़े बड़े कॉल लेते तो बोलते हैं ना, कई बार अटक जाते हैं, बोलते हैं ना छोटे छोटे कॉल करो, ज्यादा देर तक चबाओ। क्या कर रहे हो? उस खाने को आप तोड़ रहे हो ताकि वो हमारे फूड पाइप के थ्रू जा सके। फूड पाइप का सिर्फ इतना ही काम है कि उसको एक पैसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये हमारा ऑइसोफेगस है कि ऊपर हमारी बकल कैविटी थी। ठीक है, अब यहां से आया ऑइसोफेगस में आया, कुछ नहीं हुआ, खाना हमारा पहुंचा, एक रास्ता उसको मिल गया। Food is pushed downwards due to rhythmic contraction and relaxation of muscles and is known as peristaltic. ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं ना, कटकना। जब हम खाना खाते थे ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, ऑटोमेटिक होता है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या होता है? जो पाइप है, कोई पाइप को ऐसे तो डाला नहीं है हमने सीमेंट का, मसल का ही है, मसल्स में कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है और हमारा खाना धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर है? यहाँ पे हमारा खाना चला गया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से, कैसे गटक के, जो बोलते हैं ना, ये क्या होता है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। अब खाना हमारा ऑइसोफेगस से गया, यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट हो गया? 5 पॉइंट पढ़े थे, इंजेशन का काम खत्म। सेकेंड पॉइंट, डाइजेशन पे हम आ चुके हैं, डाइजेशन पे हम आ चुके हैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माउथ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। फिर हम आए स्टमक पे। स्टमक पे जैसे ये जे शेप था ना, जे शेप ऑर्गन है, यही लेफ्ट साइड पे रहता है, इसको ही क्या बोलते हैं? हम स्टमक बोलते हैं। अब क्या हुआ स्टमक में? अब स्टमक पे आया, स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं। क्या रहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस से क्या मतलब रहता है? इसके पास गैस्ट्रिक जूस का मतलब क्या है? इसके पास HCl रहेगा, HCl रहेगा, पेप्सिन रहेगा। क्लियर है? पेप्सिन रहेगा। ये क्या करेगा? एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। ये क्या करेगा
कि जो HCl जो रहता है, HCl मतलब बोलते हैं ना बाहर मिलता है एसिड, एसिड है। तो मैम स्टमक में एसिड का क्या काम, स्टमक में एसिड का क्या काम। तो बाहर से क्या होता है ना, कई बार जो होते हैं बोलते हैं ना दुश्मन ही दुश्मन को काटता है, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो वो जो एसिड है वो क्या करेगा, जो एक्सटर्नल एलिमेंट आए हैं, कुछ इन्फेक्शन अगर हमारे स्टमक तक आया है उसको खत्म करेगा। क्या करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, खत्म करेगा। और क्या करेगा, जो फूड था, पेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन पे आए, पेप्सिन क्या कर रहा है, स्टमक में 97% क्या काम होता है, हमारा जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड्स मतलब उसको उसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। पेप्टाइड्स जो आते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, उसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। आया, कुछ नहीं किया, खाना आया, HCl था, उसने इन्फेक्शन को दूर किया और प्रोटीन का जो था काफी कुछ जो था डाइजेशन चालू करा। ऐसा नहीं है फैट का नहीं होता, पर ब्रॉडली हम बात करें तो क्या, पेप्सिन की बात करें। फिर उसके साथ साथ अब एसिड है मैम, तो बाहर को तो नुकसान करेगा, पर पहले हमको खुद को सुरक्षित करना पड़ेगा, हमको खुद को सुरक्षित करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या रहता है, म्यूकस, उसके लिए क्या रहता है, म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है, एक अपने जो आउटर एरिया में इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जो मूव करता रहता है। वो क्या करता है, एक तो खाने का मूवमेंट करेगा और दूसरे हमारे जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसके वॉल को ताकि वो वॉल जो है वो प्रॉपर अपना हमारे स्टमक को हमें हर्ट ना करे, हमें हार्म ना पहुंचाए, तो वो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो क्या बोला, गैस्ट्रिक जूस रहता है, ऐसे बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई है, आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया, कुछ खा लिया तो एसिडिटी हो गई है। तो क्या होता है, एसिडिटी मतलब कि HCl बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा है, पहले तो जे शेप्ड ऑर्गन है, वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट मतलब ब्रॉड है, सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एसिड्स। अब वो कैसे एंजाइम है, पेप्सिन, पेप्सिन के एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। 97 क्या कर देगा, प्रोटीन का अपना यहाँ पे काम डाइजेस्ट सिंपल फॉर्म में हो चुका होगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैंने बताया जो था। अब पेप्सिन तभी काम करेगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, मतलब हमारा प्रोटीन में उस जो एंजाइम जो काम कर रहा है उसको काम करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत है, उसके प्रेजेंस में ही वो काम करेगा, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्यों बोला है, किल्स बैक्टीरिया। फिर म्यूकस मैंने बता दिया आपको, प्रोटेक्टिव कोटिंग है, लुब्रिकेंट बोलते हैं ना, पॉलिश हो जाता है तो हमारा सरफेस अच्छा रहता है, सेफ रहता है। अपने बोलते हैं ना लोहा रहता है, कई बार जंग लगती है तो बोलते हैं ना ऑयल पेंट कर दो, लुब्रिकेंट लगा दो, तो क्या बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली म्यूकस भी हमारे साथ यही काम कर रहा है। फ्रॉम ठीक है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम HCl और एंड पेप्सिन, पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सिंपल, आप अपना म्यूकस का आपको याद रखना है, इस लैंग्वेज में नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब हाइपर एसिडिटी क्या होता है, जब ये गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन का और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका जब इम्बैलेंस होता है स्टमक में, तो वही उसके कारण हमारे क्या होता है, हाइपर एसिडिटी होती है। मतलब जो खाना आ रहा है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और एसिडिटी की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जब ये इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस किसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एंड म्यूकस का। मतलब म्यूकस का जो काम है प्रोटेक्शन का काम है, फटाफट ये अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या एसिडिटी की मात्रा बढ़ रहा है और ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसी की वजह से क्या होता है, हाइपर एसिडिटी होती है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि अपना खत्म कर दिया काम। यहाँ पे अपना स्टमक में जो था हमारा डाइजेशन खत्म नहीं हुआ, हमारा डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा, जैसे मैंने बोला डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, वैसे खत्म कहाँ पे जाके होगा, खत्म कहाँ पे जाके होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी स्टमक से निकले हैं हम, स्टमक से निकले हैं और हमारा डाइजेशन अभी इनकम्प्लीट है, सिर्फ हमारा काफी कुछ प्रोटीन का पे ब्रेकडाउन हुआ है, पेप्सिन था ना। अब ये आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, ये आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, आपको स्टमक दिख रहा है, ठीक है। स्टमक में यहाँ पे जो रहता है, ये जो पार्ट रहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डियोडेनम बोलते हैं। अब भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम डियोडेनम का रहता है, क्या करेगा। अब आप देखोगे स्टमक से खाना आया, ये खाना आया स्टमक से खाया,
लीवर के पास बाइल जूस रहता है, लीवर के पास बाइल जूस रहता है, ठीक है। बाइल जूस अभी आप समझ लेना, बाइल जूस रहता है जो कहाँ जाके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर पे। लीवर कंटिन्यूसली बाइल जूस को बनाता है, बाइल जूस को बनाता है जो हमारे खाने में हेल्प करता है, और वो कहाँ, गॉल ब्लैडर पे जाके स्टोर हो गया, हो गया। अब एक बार तो ये यहाँ पे क्या आ गया, खाना आया, फूड आया अपना, ठीक है। यहाँ से आया बाइल जूस आया, और यहाँ से देखोगे तो पाइप जा रहा है ग्रीन कलर का, ये भी कहीं ना कहीं पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज है जो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट कर रहा है। तो क्या कर रहा है डिओडेनम, क्या कर रहा है कि खाना आया, बाइल जूस खाना आया, सबसे पहले तो जो एसिडिक फूड आया, फूड कैसा था, एसिडिक, फूड कैसा है, एसिडिक। फिर बाइल जूस आया और पैंक्रियाज आया। अब क्या करा इन्होंने, पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस को करा। अब ये तीनों जूस को लाने की जरूरत क्या थी, डिओडेनम में आया, क्यों आया, जैसे ही हमारा एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला था, डिओडेनम ने बोला रुको, पहले बाइल जूस भी आ रहा है, वो तुम्हें अल्कलाइन तो बना दे भैया, उस तुम्हारे स्टमक के पास तो म्यूकस है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास म्यूकस नहीं है कि वो तुम्हें एसिड से प्रोटेक्ट कर लेगा, तो जो फूड तुमने एसिड करके भेज दिया ना, उसको पहले अल्कलाइन बना दो। तो बाइल जूस का क्या काम है, जो फूड आ रहा था स्टमक से, डिओडेनम की तरफ आ रहा था, डिओडेनम ने बोला रुको, वहां से बाइल जूस आया, बाइल जूस ने अपने खाने को क्या करा, एसिडिक जो था उसको अल्कलाइन बनाया, और यहाँ से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आया, ठीक है। इसका फंक्शन हम देखते हैं। अब ये जो तीनों जूस आए डिओडेनम में आके मिले, और अब कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ पैप्टीन के एंजाइम से हमारा काफी कुछ प्रोटीन जो था वो कन्वर्ट हुआ है सिंपलर फॉर्म में, क्लियर है। अब आ गए हम इंटेस्टाइन में आ गए, ठीक है। ये लीवर था, लीवर में मैंने बताया था ना ब्लैडर लगा हुआ था, तो लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है, लीवर बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, ये था बाइल जूस आपका, ये लीवर है, बाइल जूस सिक्रीट करा, गॉल ब्लैडर में आके ग्रीन ग्रीन कलर का यहाँ स्टोर हो गया। फिर क्या करा, फूड को अल्कलाइन बनाया, जो एसिडिक फूड जो स्टमक से आ रहा था उसको अल्कलाइन बनाया, और बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब क्या करेगा बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन मतलब आप समझ जाइए, इसका मतलब है फैट्स को ब्रेक डाउन करना। जो फैट हम कंज्यूम करते हैं ना, वो हम ऐसे तो नहीं अपनी बॉडी में भेज सकते डायरेक्टली, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, अभी तक तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की बात करी थी, पर अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे फैट्स का इमल्सिफिकेशन होगा। सिंपल आप समझ लो, फैट्स हमारे ब्रेक डाउन होंगे सिंपल फॉर्म में। यहाँ ये इतना काम किसने कर लिया, बाइल जूस आया, खाने से मिला और उसने इतना काम कर लिया। अब पैंक्रियास का क्या काम था, आपने बोला था डिओडेनम में आके, डिओडेनम ने रोका था कि तीनों चीज मिलेगी तभी मैं आगे बढ़ने दूंगा। अब बाइल जूस ने, लीवर से जो बाइल जूस है उसने अपना काम कर दिया कि जो खाना आ रहा था उसको अल्कलाइन बना दिया। अब पैंक्रियास क्या करेगा, जूस जो सिक्रेट करते हैं उसमें कौन से एंजाइम रहते हैं, 3 तरह के एंजाइम रहते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज। अब क्या था, अपना स्टार्च जो कन्वर्ट हुआ था माउथ में, वो भी ग्लूकोज के 2 यूनिट थी ना, सिंपलर फॉर्म तो था नहीं। तो क्या करा, सबसे पहले हमारे डाइजेशन जो होता है फूड का, वो हम किसका करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना होता है और फैट को करना होता है। तो प्रोटीन के लिए क्या करा, ट्रिप्सिन, स्टमक में क्या था, पेप्सिन, यहाँ क्या गया, ट्रिप्सिन क्या होगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। लाइपेज क्या करेगा, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। मैंने बोला ना कि अब क्या होगा, फैट्स का इमल्सिफिकेशन चालू होगा, तो क्या करा, इनको क्या बोला, अपन ने बोला फैट्स को तोड़ना चालू हो गया। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने क्या करा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर, उसको भी ब्रेक डाउन करना चालू हुआ कि भैया अभी तक जो तुम शुगर कंटेंट कर रहे थे ना, वो इतना छोटा, इतना सिंपल भी नहीं कि वो इजिली अपनी वॉल्स एब्जॉर्ब कर सके, उसको और तोड़ना है। क्लियर है, तीनों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का काम अब यहाँ आके चालू हो चुका है, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे खाने में सबसे ज्यादा मात्रा में यही तीनों चीजें पाई जाती है जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। आया समझ पे, इतनी चीजें हुई। अब ये जूस सब मिले और मिलके जो इसको क्या बोला हमने, इंटेस्टाइनल जूस बोला। आया समझ में।
अब आपको यहाँ पे क्लियर हुई? एक बार फिर से देख लो। स्टमक से आया, एसिडिक वाला खाना आया, लीवर ने बाइल जूस को सिक्रेट किया और खाने को एल्कलाइन बनाया। पैंक्रियास के पास 3 एंजाइम थे। एंजाइम ने बोला तुम चिंता मत करो, अब मैं हेल्प करता हूँ फटाफट फटाफट। तो इसने क्या करा, ट्रिप्सिन को बोला तू फटाफट जाके प्रोटीन को तोड़, और उसको लाइपेज को बोला तू फैट्स को तोड़, और एमएनएस को बोला कि तू शुगर को तोड़। ये मेजर चीजें जरूरी है, तब जाके तो सामने वाले को एनर्जी मिलेगी। तो पैंक्रियास ने अपना रोल निभाया और तीनों को जाके बोल दिया एंजाइम को कि अपना काम करो। अब क्वेश्चन में आपसे एंजाइम का पूछेंगे कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोटीन। लाइपेज फैट्स, बहुत अभी साइंटिफिक टर्म अगर यूज नहीं करोगे ना, फैटी एसिड, फैटी ग्लिसरॉल, दैट विल बी ओके, अभी समझने के लिए ठीक है एट द लेवल ऑफ 10th। पर आपको क्या देना, लाइपेज फैट से रिलेटेड है, ट्रिप्सिन प्रोटीन से रिलेटेड है, एंड एमएलएस स्टार्च से रिलेटेड है। यहां तक आ गया समझ में? लीवर पढ़ लिया, पैंक्रियास पढ़ लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मैम लग तो नहीं रहा है कहीं से स्मॉल, ये दिख तो अच्छा खासा बड़ा रहा है, तो इसको स्मॉल क्यों बोला? इसको स्मॉल क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो थिकनेस रहती है ना, ये छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की इसकी जो ब्रॉडर एरिया रहता है ना, ये छोटा होता है, इसलिए क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्यों छोटा होता है? क्योंकि मैम ज्यादा उसको जगह की जरूरत ही नहीं है। अब तो उसको क्या करना है, अपना फाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए देना है ना। खाना तो काफी कुछ टूट के आ गया है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको अपना क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बची हुई चीजें इंटेस्टिनल जूस है, वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्प्शन का काम करना है। डाइजेशन यहाँ पे हमारा मैम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करेगा, 5 से 7 मीटर की लॉन्ग ये रहती है साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। फाइनल डाइजेशन मतलब डाइजेशन यहाँ जाके हमारा खत्म हुआ, डाइजेशन यहाँ पे हमारा जाके खत्म हुआ। चालू कहाँ होता है, माउथ से ही हो जाता है, और खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे खत्म हुआ, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विया विली। अब क्या होता है, एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे हेयरी प्रोजेक्शंस रहते हैं जो पूरे टाइम हिलते रहते हैं। क्या करते हैं कि एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जो मूव कर करके क्या करता है, एरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे निकल के आए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, विली लाइक स्ट्रक्चर। अब इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखेंगे, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखेंगे, पर इसका शेप चेंज हो चुका होगा। क्लियर? तो आप समझ लीजिए इस तरह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, फिंगर जैसा एरिया रहता है ना, तो उसको जैसे कॉन्केव मिरर में पड़ता है ना, वैसे कुछ एरिया रहता है जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इस तरह से फिंगर्स रहती है। आया समझ में? स्मॉल इंटेस्टाइन को आपको सिर्फ इतना लिखना है कि साइड किस में यहाँ पे डाइजेशन पे अपना खत्म होता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहता है, अब इसमें जितने भी जूसेस रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेस्टिनल जूसेस रहेंगे। अब डाइजेशन हो रहा है, मैंने ये तो नहीं बोला कि डाइजेशन वहीं खत्म हो गया था स्टमक में, कुछ कुछ चीजें आई तोड़ के, तो मतलब वो काम कौन कर रहा है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में कर रहा है। अब जैसे वहां पे कौन सा था, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमएलएस, तो यहाँ पे कौन से एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस, लाइपेज और पेप्टिडेज। ये सारे एंजाइम्स क्या करेंगे कि क्या करेंगे, जो रहेंगे स्मॉल पेप्टाइड्स, मतलब ये प्रोटीन का फॉर्म रहता है, प्रोटीन का एक फॉर्म रहता है, इसको एमिनो एसिड्स। प्रोटीन हमेशा एमिनो एसिड्स के फॉर्म में रहेगा। आप बाद में जब पढ़ोगे तो प्रोटीन किसका है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके बना है, तो जब प्रोटीन टूटेगा भी तो भी एमिनो एसिड रिलीज करेगा, तो किसके फॉर्म में मिलेगा अपन को, बॉडी में जाएगा एमिनो एसिड के फॉर्म में। उसी तरह लाइपेज जो फैट रहता है, लिपिड्स होता है, वो किसको करता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ये किससे मिलके बना रहता है, फैटी एसिड से मिलके बना रहता है। जब हम फैट की बात करते हैं तो किससे मिलके बना रहता है, फैटी एसिड्स। स्मॉलर यूनिट्स इसकी क्या रहती है, फैटी एसिड्स। तो क्या, जब वो सिंपलर फॉर्म में आएगा मतलब वो फैटी एसिड्स में वापस से बॉडी को दे रहा है। फिर लैक्टेज acts on lactose and converts it into glucose and galactose। ये क्या है, शुगर के सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है ये, शुगर के सिंपलेस्ट फॉर्म है। शुगर अपने स्टार्च के फॉर्म में आया था, पहले माल्टोस, माल्टोस से सिंपल गैलेक्टोस या ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली सुक्रेस भी रहता है, ये भी कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये जो रहता है ना, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब शुगर का, ग्लूकोज का फॉर्म रहता है। दो ग्लूकोज सिमिलर एलिमेंट से मिलके बनेंगे तो वो फ्रक्टोज मिल जाएगा। तो ये आप इतना याद रखना, सब क्या कर रहे हैं, सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। मैंने बताया विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, पॉइंट डिस्कस कर रहा है।
रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स रहता है ताकि वो ब्लड ही हमारे यहाँ से ले जाएगा फूड को टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑप्टेनिंग, अब जो फूड है एब्जॉर्प्शन हो गया तो वो फूड किस लिए यूटिलाइज होगा, ऑप्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। जहां से चालू किया था अभी हम वहीं आ गए, बोला था जहां से चालू किया था वहीं आ गए। खाना क्यों जरूरी है, तो चालू किया था हमने यहाँ से कि हमें एनर्जी की जरूरत क्यों है रेगुलर बेसिस में, ताकि हमें खाने की कैसे, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारे नए टिश्यूज बन सके और पुराने टिश्यूज रिपेयर हो सके। यही बात से चालू किया था हमने, वहीं आ गए और कैसे हुए हमने काफी कुछ देख लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है और बट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फिनिशिंग साइड है। क्लियर है? अब आ गए लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, क्या बचता है, पानी बच जाता है। अब बहुत ज्यादा वाटर भी रहता है ना, जब हमको लूज मोशंस होते हैं तो क्या होता है, पानी का ज्यादा बाहर एक्सक्रीशन हो जाता है, तो उससे भी हमें वीकनेस आती है। तो वो क्या करेगा, जो ज्यादा पानी है ना उसको एब्जॉर्ब करेगा, जो और बचा हुआ वेस्ट है वाटर है उसको भी मेजरली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये काम कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन का काम व्हील ही करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो उसका फिगर कैसा रहता है, फिंगर लाइक रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कैसा रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसा रहेगा, वो मशरूम के शेप का रहता है और से बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, इसलिए तो लार्ज बोला है, थिकनेस इसकी बड़ी रहती है। तो क्या करेगा, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। क्लियर है इतनी चीजें? फाइनली एनएस के थ्रू जब मॉर्निंग में हम लोग एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को तो अपना हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम जो हर्बीवोरस एनिमल्स रहते हैं और जो कार्निवोरस रहते हैं, हर्बीवोरस मतलब जो घास फूस खाते हैं, कार्निवोरस मतलब जो मीट खाते हैं, इनके इंटेस्टाइन की जो लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, एक चीज और, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ मैंने क्या बोली, 5 से 7 मीटर। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो जो हर्बीवोरस की लेंथ रहती है ज्यादा क्यों रहती है और कार्निवोरस की कम क्यों रहती है? क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस क्या खाता है, घास फूस, मतलब वो डायरेक्ट स्टार्च खा रहा है। स्टार्च मतलब ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म खा रहा है, तो उसको टाइम भी ज्यादा चाहिए और एरिया भी ज्यादा चाहिए, टाइम भी चाहिए और उनकी लंबाई भी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करता है, उसकी जो इंटेस्टाइन रहती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बड़ी रहती है। और वही कार्निवोरस को क्या रहता है, डायरेक्ट फैट्स और प्रोटीन के फॉर्म में मिल जाता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो क्या रहता है, वो क्या करते हैं अपना, उनकी जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ रहती है वो शॉर्ट रहती है। क्वेश्चन पूछा गया है। अब आया समझ में इस क्वेश्चन का मतलब कि हर्बीवोरस कंज्यूम प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स व्हिच कंटेन सेल्यूलोज विद द सेल वॉल ऑफ देयर सेल्स। सेल्यूलोज मतलब वही स्टार्च। डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन द गट टेक अ लॉन्गर टाइम। गट मतलब इसका जो अपना पैसेज दे रखा है उसको। एंड हैंस द गट ऑफ हर्बीवोरस लॉन्गर देन द गट ऑफ कार्निवोरस। इसलिए जो उसकी लेंथ रहती है हर्बीवोरस की वो ज्यादा रहती है इंस्टेड ऑफ कार्निवोरस। ओके, अभी हम आज यहाँ तक खत्म करते हैं अपना टॉपिक। हमने आज डाइजेशन पे पूरा कर लिया है। अब इसमें आपको हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो मैंने बोला था क्या फॉर्मूला रटना है। अब डाइजेशन पढ़ लो तो क्या करना है आपको, दो चीज़ों का क्या करना है, डायग्राम बनाना आना चाहिए बेसिक, कहाँ लीवर है कहाँ स्टमक है, बनाते बनाते उसको बार बार रिवाइज करो, वैसे ही बनाओ कि आया खाना आया, फूड पाइप से गया स्टमक तक गया, चीज़ आई। फिर जो ग्लैंड्स हैं जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे वो कौन से जूस सीक्रेट कर रहे हैं और कौन से एंजाइम प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए। कि अब थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे में तो थोड़ा दिमाग लगा लेना अगर ऑब्जेक्टिव मार्क्स में आए। कि स्टमक में मैम ने बोला था कि काफ़ी कुछ प्रोटीन का होता है, प्रोटीन मतलब पेप्सिन ट्रिप्सिन, अगर नहीं भी याद है पेप्सिन ट्रिप्सिन भी याद आ जाए तो भी आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे ऑप्शन तक। क्लियर है? लाइपेज पे तो टिक नहीं करके आओगे ना। फिर आपने बोला था मैम स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते ड्यूडेनम ने सब कन्वर्ट किया और वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें हमारे फैट्स को भी तोड़ा गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है और वहीं हमारा डाइजेशन भी एंड होता है और चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत माउथ से की थी, बकल कैविटी, सिलेवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड मतलब ग्रंथियां जो हमारी एंजाइम सीक्रेट करती है। वो कौन सा एंजाइम था, एमएलएस था। सबसे पहले स्टार्च को लिया, उसको लिया और अपना तोड़ा, किसको, माल्टोज के फॉर्म में। क्लियर है? चीजें रिवाइज हो गई। स्टार्टिंग में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि जो खाना था वो कौन कैसा लेता है,
आई थिंक अब यहाँ पे चैप्टर क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेना, आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। आज हमने बहुत ही एक पार्ट भी न्यूट्रिशन ही कंप्लीट कर पाए, सिर्फ न्यूट्रिशन ही कंप्लीट कर पाए लाइफ प्रोसेस का। 3 स्टेप, 3 सेगमेंट अभी भी बाकी है। कौन कौन से थे? रेस्पिरेशन बचा था, अभी बचा था ना कि हम रेस्पिरेशन जो भी जरूरी था, इससे सब चीजें अभी हमारी बची हुई है। क्लियर है? तो कल से हम रेस्पिरेशन वगैरह पढ़ेंगे। क्लियर है कि ये लाइफ प्रोसेस के 4 मेजर, एब्जॉर्प्शन, डायजेशन, ये सब चीजें हम देखेंगे। आज इसको रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।